सीपीसी के ओवरव्यू को देखा था, एक जनरल इंट्रोडक्शन को देख रहे थे हम, तो उसमें हमने कुछ चीज़ों के बारे में बात किया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, तो उन क्वेश्चंस को हमने देखा। व्हाट इज सीपी, कोड क्या होता है, हमने कोड बताया था आप लोगों को कि सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ द स्टैट्यूट, कि कानूनों का एक सुव्यवस्थित संगम कोड कहलाता है या संहिता कहलाता है। जैसे किसी किसी किताब में हमने देखा कहीं एक्ट लिखा होता है और कहीं कहीं कोड लिखा होता है। बेसिकली एक्ट जो होता है वो पर्टिकुलर एक कानून के संकलन होता है, और कोड जो होता है उसमें कई एक कानून शामिल होते हैं। उसी क्रम में हमने सिविल प्रोसीजर को जाना और ये हमने कई डेफिनेशंस के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि यूबिचस सीबी रेमेडियम क्या है, जहाँ राइट होता है वहाँ उपचार होता है। मैंने आपको बताया कि उसमें जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, क्योंकि कोई भी राइट जो होता है वो विदाउट रेमेडी नहीं होता। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया था। मैं राइट टू इन्फोर्स, दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है पार्टी, तो क्या होता है, जो अग्रीव पार्टी है, जो पीड़ित पक्षकार है, वो क्या करेगा, वो अपने उस लीगल राइट के लिए जो उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उद्भूत हुआ था, पैदा हुआ था, क्रिएट हुआ था। क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब दो पार्टी साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट, तो कुछ राइट्स मिलते हैं और कुछ लाइबिलिटी मिलती है। कुछ राइट्स मिलते हैं और कुछ लाइबिलिटीज मिलती हैं। तो जब वो राइट आपको मिला, तो राइट टू क्लेम डैमेजेस, कैसी डैमेजेस होंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है ना, जो परिनिर्धारित होती है, वो पहले से निर्धारित नहीं होती है, अनिर्धारित क्षतिपूर्ति मांगते हैं। और ये सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। तो हम इसी क्रम में बात कर रहे थे, तो हमने 2-3 सवाल बताए थे, इसमें क्वेश्चंस थे हमारे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज सीपीसी, ठीक, ये क्वेश्चन था, इसका हमने जवाब ढूंढ लिया। हमने बताया कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो हमने कोड को जान लिया। कोड क्या होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है कानूनों का। और सिविल प्रोसीजर जान लिया हमने। जब कभी कोई सिविल प्रकार की आपको ग्रीवांस होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई आपका राइट किसी ने छीन लिया है, किसी ने आपके राइट का हनन किया है, आप उस राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, आप उस राइट के, उस पीड़ा के उपचार के लिए आप कहाँ का रुख करते हैं, आप कोर्ट का रुख करते हैं। अब कोर्ट में आप जाएंगे कैसे, वो तरीका क्या होगा, वो प्रोसीजर क्या होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी, इसी प्रक्रिया को, जिसको कि सिविल न्यायालय और ऐसे पक्षकार जिनके सिविल अधिकार या सिविल दायित्वों का हनन हुआ है, ऐसे पक्षकार जिस प्रक्रिया को अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम सिविल प्रोसीजर कहते हैं। जैसा कि इस क्रम में हम देखते हैं कि हमारे पास एक जनरल सिविल प्रोसीजर कोड है जिसका नाम है सीपीसी। इसके साथ साथ सीपीसी में जो काम आती है चीज, वो लिमिटेशन एक्ट भी आता है। लिमिटेशन ऑल्सो अ प्रोसीजरल कोड या प्रोसीजरल लॉ। कैसे, सीआरपीसी जब आपने पढ़ी पुरानी और अभी नया बीएनएसएस आ गया है, तो दोनों में आप देखेंगे वहाँ एक लिमिटेशन की बात की गई है कि कौन सा केस किस समय अवधि के अंदर आप जा सकते हैं। जैसे एक कोई, मान लीजिए मिसाल के तौर पर, एक ये एक्स नाम का आपको क्या है, केस फाइल करना है, या एक्स नाम की आपको प्रक्रिया लॉन्च करानी है। तो इस केस को फाइल करने का कि कब कोर्ट जा सकते हैं, कब तक, तो कब तक जा सकते हैं, ये टाइम पीरियड की बात की गई है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये जो लिमिटेशन बताया गया है, लिमिटेशन ये सीपीसी में नहीं बताया गया, सिविल कानून में नहीं बताया। इसके लिए हमें अलग से लिमिटेशन एक्ट पढ़ना पड़ता है। लिमिटेशन एक्ट पढ़ना, इसका जब सेक्शन आप 29 पढ़ेंगे सीपीसी, इसका लिमिटेशन एक्ट का 29, इसमें बताया गया है कौन सा किस किस समय अवधि के अंदर जाना है, या जो भी है व्हाटएवर। हमने यहाँ बताया कि सीपीसी के साथ साथ ये लिमिटेशन भी चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या बताया गया है, लिमिटेशन में समय अवधि बताई गई है कि कौन से मामले, कौन से सूट, कौन से केसेस, कौन सी कार्यवाहियां कितने तयशुदा टाइम में आप कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। अन्यथा अगर वो टाइम आपका लैप्स कर गया, तो जनरली आपको कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा, अनलेस अंटिल कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो, कोई अपवादिक दशा है, कोई जेन्युइन कारण है, कोई जेन्युइन वजह है, कोई जेन्युइन या युक्त कोई कारण है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको एंटरटेन कर सकता है, तो आपको सुनेगा कोर्ट। अदरवाइज ये लिमिटेशन पीरियड एक बार खत्म हो गया
तो ये मान लिया जाएगा कि जनरली आपको कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है ना, एक लिमिट है कि भाई ये लिमिट है। जैसे कि आपने डिक्री का क्या बता दिया कि निष्पादन कब तक हो सकता है, 12 साल तक। कितने, 12 साल में कभी भी जा सकते हो, 12 ईयर्स। ठीक है ना, तो इसी तरीके से कोई भी केस है, कोई कार्यवाही है, तो उस कार्यवाही के इन्फोर्समेंट के लिए, परिवर्तन के लिए आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। तो वो प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा। एक तो सीपीसी की, सीपीसी में क्या बताया गया, किस तरीके से सूट फाइल होगा, जैसे कि 26 सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी राइट विद ऑर्डर 4 क्या बताते, या तो बाद पत्र के प्रस्तुतिकरण से, इट मींस आपका कैसे, अ सूट इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट के प्रेजेंटेशन से, या फिर कोई और तरीका जिसको कि इस संहिता में विहित किया गया है। एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस कोड, कोई और तरीका हो सकता है जो इस संहिता में जिसको प्रिस्क्राइब कर दिया, विहित कर दिया गया। ठीक है, तो दो तरह से आप कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। तो ये पता लगा आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कोर्ट क्या करेगा, प्रोसेस इश्यू करेगा। समन को किस तरीके से इश्यू किया जाएगा, उसका मैनर क्या होगा, कितने दिन में किया जाएगा, प्लेंट की कॉपी कितनी होगी, ये तमाम प्रक्रिया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट और एनी अदर मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन दिस कोर्ट। इस प्रक्रिया में सबसे पहले बाद के प्रस्तुतिकरण से या कोई अन्य बेहतर तरीके से आप कोर्ट में जाकर क्या करेंगे, आपके बाद को संशोधित कर देंगे, अपने सूट को इंस्टीट्यूट कर देंगे। देन आफ्टर समन को कैसे इशू करेंगे, किस तरीके से उसमें सुनवाई होगी, डे टू डे होगी, WS कितने दिन में फाइल करना है आपको, ये सब प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सारा प्रक्रिया का हिस्सा है। इसी में एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का नाम है लिमिटेशन, जो कि लिमिटेशन एक्ट 1963 का ये कानून है। इस कानून में बताया गया है कि आप किस मामले को कितनी समय अवधि में आप जा सकते हैं। जैसे कि आज मुझे कोई पीड़ा हुई, पीड़ा का मतलब क्या है, मेरे पास राइट का उद्भूत होना, कॉज ऑफ एक्शन पैदा होना, बाद कारण, वो वजह जिसकी वजह से मुझे पीड़ा हुई है, आज मुझे कोई मिली। अब मैं उस वजह के मिलने की दिनांक से, मिलने की तारीख से कितने समय अवधि में, एक जनरल टाइम कितना होगा कि मैं कोर्ट में जा सकता हूं। अन्यथा इस टाइम के खत्म होने के बाद मैं कोर्ट नहीं जा सकता, यानी कि मेरा जो राइट है वो डिफीट कर जाएगा, मेरा जो अधिकार है वो हार जाएगा या मृत हो जाएगा। अनलेस अनटिल कोई अपवादिक दशा ना हो, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन में ही आपको कोर्ट अलाउ करेगा। जनरली एक मान लिया जाएगा कि आपने अपना अधिकार जो था आपके पास, राइट टू गो टू कोर्ट जाने का जो अधिकार था वो आपने अपना खत्म कर लिया, क्योंकि आप तयशुदा टाइम में नहीं गए, तो आपका ये समय मान लिया जाएगा कि आपने अपना वो राइट डिफीट कर दिया। ठीक है ना, जैसे कि मोटे मोटे एग्जांपल समझिए, जैसे मान लीजिए आज यूपी APO या जे की वैकेंसी आ जाती है और इसके फॉर्म में एक डेट लिखी हो कि आपको 5 फरवरी 2025 तक क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। 5 फरवरी 2025 तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब मान ली कोई बंदा 6 फरवरी को के साथ मेरा फॉर्म भर एक्सेप्ट कर लिए, होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एक जनरल टाइम क्या है, एक जनरल टाइम ये है कि यहाँ पर आपको 5 फरवरी तक का लिमिटेशन ऑफ पीरियड था, आपने वो पीरियड खत्म कर दिया अपने हाथों से, अपने राइट को वेव कर दिया, खत्म हो गया, आपका राइट था उसमें। लेकिन मान लीजिए इस दौरान पूरे टाइम के दौरान 5 दिन 5 डेज या कुछ कम बढ़ती, मान लेते हैं कोई टेक्निकल इशू रहा जिसकी वजह से साइट नहीं चली, आयोग की साइट नहीं चली, तो ऐसी सिचुएशन में ये एक जीवन कारण होगा। अगर आयोग को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, तो ऐसे टाइम को बढ़ाया जा सकता है। मैं यही बता रहा हूँ। जनरल टाइम क्या था, 5 फरवरी तक का, लेकिन उसमें कोई एक्सेप्शनल, कोई टेक्निकल एरर की वजह से फॉर्म फिलअप कर नहीं पा रहे थे लोग, तो वो जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ा दिया गया, वो लिमिटेशन पीरियड को बढ़ा दिया गया। वैसे ही यहाँ पर जनरल टाइम पीरियड कहाँ बताया गया, लिमिटेशन एक्ट में। इसको फॉलो करते हुए इस CPC में दिए गए प्रोसीजर को फॉलो करेंगे आप। पहले ये देखिए कि आपके पास वो राइट है, तो वो ऐसा तो नहीं समय अवधि निकल गई हो, ऐसा तो नहीं वो टाइम पीरियड लैप्स कर गया हो आपको। अगर वो समय अवधि है, वो टाइम पीरियड है आपके पास, तो आई थिंक यू शुड गो टू कोर्ट, आपको कोर्ट जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, अंडर द प्रोसीजर ऑफ CPC। जो CPC का प्रोसीजर है उसके अधीन रहते हुए आप चाहिए कि आप प्लेंट से दाखिल करना चाहते हैं सूट, या इससे दाखिल करना चाहते हैं।
आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अभी कोड की बात की। कोड क्या है? कोड एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है किसका? स्टैट्यूट्स का, कानूनों का एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है। दूसरा मैंने सिविल प्रोसीजर की बात की। सिविल प्रोसीजर कौन सा होता है? सिविल प्रोसीजर जो कि सीपीसी में दिया गया है और जो लिमिटेशन दिया गया है। और भी कोई कानून हो सकता है लेकिन एग्जॉस्ट है सीपीसी, एग्जॉस्टिव है। क्यों एग्जॉस्टिव है? क्योंकि इसमें जो दिया गया कानून वो कंप्लीट है। ये आप कह रहे हैं कहां लिखा है? ऐसा लिखा है। आप जब सीपीसी की प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रियम्बल में दो बातें कही, कंसोलिडेशन और अमेंड। कानूनों को किससे रिलेटेड? कानूनों को द लॉ रिलेटिंग टू दी सिविल प्रोसीजर क्या करेंगे? कंसोलिडेट करेंगे और अमेंड करेंगे। तो कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है? कंसोलिडेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचित करना। और अमेंड का अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत अमेंड करके उसको कर लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया यहां नहीं दी, कोई प्रोसीजर यहां नहीं दिया गया है, इसके अलावा किसी और किताब में दिया गया है, तो उस मामले में ये एग्जॉस्टिव नहीं होगी। बात समझ में? अगर कोई प्रक्रिया इस सीपीसी में दिया गया है, पहले से कोई प्रोसीजर दिया गया है, उस मामले में तो ये कंप्लीट होगी, एग्जॉस्टिव होगी, संपूर्ण होगी। लेकिन अगर इस सीपीसी के बाहर कोई प्रोसीजर दिया गया है, उस मामले में ये कंप्लीट या फिर आप कहिए ये संपूर्ण नहीं होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, देखिए वो क्या था? CPC came into effect. CPC came into effect, या फिर हम कहें इसे प्रोसीजरल हिस्ट्री ऑफ CPC। ठीक, CPC केम इनटू फैक्ट या फिर प्रोसीजरल हिस्ट्री, सिविल प्रक्रिया संहिता का इफेक्ट कब हुआ, कब से आई? ये प्रोसीजरल हिस्ट्री, इसकी कुछ हिस्ट्री है, हाँ हिस्ट्री भी है इसकी, वही जानेंगे। कैसे जान लेते हैं। हमें मालूम है 19 इस कानून के आने के बाद, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद में ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? यहाँ पर हुकूमत कर रहे थे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? इंडिया को चला रहे थे। इसी क्रम में अगर हम देखें तो सिविल प्रोसीजर के जो मैटर्स थे, जो सिविल प्रोसीजर को कहां से लिया था? तो इंडिया में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे मतलब प्रोविंसेस थे, बहुत सारे। तो जैसे कि पंजाब की बात करूं, कश्मीर रियासत की बात करूं, बहुत सारी रियासतें थी। तो वहां पर क्या थे? अलग अलग कस्टम्स और अलग अलग यूसेस थे। बहुत सारे कस्टम थे, कस्टम्स, और बहुत सारे यूसेस थे। यूसेस मतलब समझते? कस्टम, कस्टम मतलब रूढ़ी, और इसको यूसेस को क्या कहते हैं, जो भी हो, पर बहुत सारी रूढ़ियां थी और प्रथा। रूढ़ी और प्रथा थी, रूढ़ी और प्रथाएं थी, बहुत सारी प्रथाएं, रूढ़ियां और प्रथाएं क्या थी? बहुत सारी रूढ़ियां थी, बहुत सारी प्रथाएं थी। कैसी प्रथाएं और रूढ़ियां थी? इसी सिविल प्रोसीजर को फॉलो करने के कोई एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, कोई ऐसा कानून नहीं था जिसमें एक रूपता हो, यानी पूरे भारतवर्ष में, पूरे होल ऑफ इंडिया में एक कोई सिविल कानून, सिविल प्रोसीजर का कानून नहीं था जिससे कि इंडिया को रन करा जा सके। क्योंकि ब्रिटिशर इस डेट से राज कर रहे थे, तो ब्रिटिशर ने भी इसको कभी छेड़ा नहीं। बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस, इन प्रोविंसेस में बहुत सारे कस्टम और यूसेस थे। लोकल प्रथाएं थी, लोकल प्रथाएं थी, उनकी अपनी लोकल कस्टम्स थे, लोकल यूसेस थे, जिनसे चल रहा था कानून। भाई इससे पहले भी तो ये कानून नहीं आया था, तो क्या इससे पहले क्या देश में नहीं चल रहा था? देश तब भी चल रहा था, राजा महाराजा थे, तब क्या होता था? तब भी वही यूसेस और कस्टम चलते थे। भाई लोकल कुछ प्रथाएं थी, कुछ लोकल अपनी रूढ़ियां थी, जिनसे चल रहा था। ठीक है, आपको पता होगा यूसेज और रूढ़ी जब आप पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये भी क्या होती है? सोर्स ऑफ लॉ होती है। लेकिन इसमें कोई चेंज ना किया गया, ये बियॉन्ड द मेमोरी हो, बहुत लंबे टाइम से चली जा रही हो, कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक ना किया गया हो।
तो ये भी लॉ की तरह ही ट्रीट की जाती है। खैर वो अलग चीज, जब जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यहां पर जब बहुत सारे प्रोविंसेस थे तो ये कैसे चल रहा था, ये सीपीसी तो नहीं थी उस वक्त, बिल्कुल नहीं थी साहब। तो ये सिविल प्रोसीजर नहीं था क्या, सिविल जमीन जायदाद के केस नहीं होते थे, होते थे तब भी। ये प्रोसीजर था या नहीं था, था तो केस भी होते थे, लेकिन ये प्रोसीजर कहाँ मिलता था हमें, ये वाला प्रोसीजर यहाँ मिलता था कस्टम्स में, यूसेज, जो लोकल प्रथाएं थी, छोटी छोटी रियासतें थी, वहाँ कुछ और प्रथा थी, कहीं कुछ और प्रथा थी, इस तरीके की चीजें लोकल तरीके से उसको चलाया जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने ये किया कि हमें क्या चाहिए, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्मिटी चाहिए। तो यहां पर देखिए वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस कराया गया, इंट्रोड्यूस्ड किसको, सीपीसी को, इन 1859। कब कराया गया, 1859 में, 1859 में। इस किताब में, इस वाली किताब में जो आज की जो 1859 की जो थी आपकी सीपीसी, इसमें पहली बार इन 1859, 1859 में पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया इसे, सीपीसी को। बट लेकिन एक लैकुना था इसमें, एक फ्लॉ था, एक लैकुना था, एक कमी थी, एक खामी थी इसमें किताब में। क्या खामी थी, जैसा कि हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट पहले से था ना, सुप्रीम कोर्ट कब से था, 1773 से। कहां था, कलकत्ता, पता है ना ये वाली बात, कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही क्या कर दिया गया था, आपका सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया था। लेकिन यहां लैकुना क्या था, ये वाली जो सीपीसी हुआ करती थी, ये वाली, ये उस सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं थी, ये सुप्रीम कोर्ट पर लागू नहीं होती थी। बात समझ में आई। जब पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अंग्रेजों ने कोशिश की सीपीसी बनाने की 1859 में, 1859 में पहली बार, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1859 इंट्रोड्यूस्ड सीपीसी बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने पहली बार 1859 में सीपीसी को इंट्रोड्यूस कराया, बट सुप्रीम कोर्ट इज एन एक्सेप्शन ऑफ इट, सीपीसी ऑफ 1859। 1859 की सीपीसी का एक अपवाद था, वो था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उसकी जद में नहीं आता था, उसके परिधि में नहीं आता था, सुप्रीम कोर्ट में वो सीपीसी लागू नहीं करती थी। तो ये तो बहुत सीरियस मैटर हुआ, ठीक है। इससे निपटने के लिए, बात मेरी समझ में आई आपको, मैं क्या बता रहा हूं, हम सीपीसी की प्रोसीजरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आज की सीपीसी कब की है, आज कब आई है, देखिए 1909 की, 08 की जो सीपीसी है, इस सीपीसी तक हम पहुंचे कैसे, ये पहला स्टेप था। इस सीपीसी तक पहुंचने का पहला स्टेप था 1859। इससे पहले यूसेज और कस्टम और यूसेज चलते थे, कस्टम और यूसेज, तो कस्टम और यूसेज थे, कोई दिक्कत नहीं थी, उनसे चलता था देश, उनसे सीपीसी का काम चल रहा था। लेकिन पहली बार ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को ये लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये रियासतों में अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। रियासतों में जो छोटी छोटी रियासतें थी, हैदराबाद रियासत, आपकी लखनऊ अवध रियासत, झांसी की रियासत, ग्वालियर की रियासत, भोपाल रियासत, आपकी कश्मीर रियासत, पंजाब रियासत, बहुत सारी छोटी छोटी रियासत थी। हर रियासत का अपना अपना कस्टम और यूसेज थे, अपनी अपनी प्रथाएं और रूढ़ियां थी, जिनसे कि सीपीसी का काम लेते थे वो। उस वक्त सीपीसी नहीं थी, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, ठीक है ना। तो फिर क्या करा, अंग्रेजों ने पहली बार 1859 में ये जरूरत महसूस की कि नहीं भाई, अब क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। सीपीसी का जो कानून है वो पूरे देश में, पूरे ब्रिटिश इंडिया में, उसको ब्रिटिश इंडिया था ना, तो ब्रिटिश इंडिया में एक समान लागू होना चाहिए। तो पहली बार उन्होंने कोशिश की 1859 में। तो 1859 में जब पहली कोशिश की, इस पहली कोशिश से यहां तक का सफर हम पढ़ेंगे, वहां से लेकर यहां तक कैसे आए। तो इसका एक लैकुना था, लैकुना क्या था, इसकी एक कमी थी, इसकी खामी थी इस सीपीसी की 1859 की, कि ये सुप्रीम कोर्ट जो कि उस वक्त कलकत्ता में हुआ करता था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एप्लीकेबल स्टैब्लिश हुआ था, जिसने कि काम 1774 से करना शुरू किया था, जिसमें कि टोटल 4 जजेस थे। एक जजेस थे उसमें सीजे, जिनका नाम था इलिजा इम्फ्रे, और 3 अदर जजेस थे। उस सुप्रीम कोर्ट पर ये वाली सीपीसी एप्लीकेबल नहीं थी, ये वाली सीपीसी लागू नहीं होती थी। फिर क्या किया हमने, इस लैकुना को खत्म करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हमने एक नया एक्ट लेकर आए। क्या लेकर आए,
इन 1861 क्या आया यहाँ पे, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट, ये इसमें कब आया, 1861 में। इस 1861 से क्या हुआ, इस 1861 से एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था, द इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इस एक्ट के आने से ये सुप्रीम कोर्ट जो कब स्टैब्लिश किया गया था, 1773 में। ये सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो स्टैब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी, उस सुप्रीम कोर्ट को इस भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 की वजह से खारिज कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। और उसकी जगह क्या किया गया, पहली बार ये 3 नए हाई कोर्ट्स बनाए गए। पहला हाई कोर्ट कैलकाटा हाई कोर्ट, कैलकाटा हाई कोर्ट, और दूसरा हाई कोर्ट बना बॉम्बे, और तीसरा बना मद्रास। ये तीनों हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया। किससे स्टैब्लिश किया गया, 1861 के अधिनियम से। उस अधिनियम का नाम क्या था, ये ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी। इस अधिनियम का नाम था आपका इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इस एक्ट से क्या किया गया, क्योंकि ये वाली सीपीसी ये थी ना, ये इस पे लागू नहीं होती थी या सुप्रीम कोर्ट पे, तो जब लागू नहीं होती तो हमारा काम नहीं हो पा रहा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही, तो हम ये एक्ट लेकर आए, अंग्रेज वाला एक्ट लेकर आए, इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861। इस एक्ट से सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया। ठीक है भाई, खत्म कर दिया आपने। उससे क्या हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ। उससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट वाला जो लैकुना था, वो लैकुना खत्म कर दिया गया। इसके बाद दूसरी कोशिश की गई सीपीसी लाने की 1876 में, सॉरी 7। दूसरी सीपीसी इस वक्त आई, दूसरी बार इस तरीके से ये सीपीसी लेकर आए यहां पर। अब जो सुप्रीम कोर्ट वाला ये वजह थी, ये सुप्रीम कोर्ट का जो लैकुना था, वो क्या हो गया, किक्ड आउट, हटा दिया गया बाय द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। इससे हटा दिया गया। अब ये जो हाई कोर्ट्स थे, कैलकाटा हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, आज भी है, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया के तीनों। ठीक है, पहले सबसे पहले कलकत्ता है, फिर आई थिंक बॉम्बे या मद्रास, और ये सब देख लेंगे। ये सीपीसी में भी कुछ परिवर्तन किए गए, कुछ अमेंड किए गए। ये भी काम नहीं कर पाई तो अमेंड किए गए। अमेंड कब किया गया, 1878 में किया गया एक अमेंड, और एक अमेंड किया गया 1879 में। इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाता, बहुत हल्का सा टच करते चलेंगे इसे। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सीपीसी आई थी, ये वाली सबसे पहले आई सीपीसी 1859 में, वो सीपीसी सुप्रीम कोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं थी, लागू नहीं होती थी, इसलिए हम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लेकर आए। उस एक्ट का 1861 में आया, उसने सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया, नए 3 हाई कोर्ट बनाए और वो हाई कोर्ट पर लागू। उसके बाद हम सीपीसी ये वाली लेकर आए। इस वाली सीपीसी ने 1859 की सीपीसी की जगह ले ली। 1859 की सीपीसी को रिपील करने का काम इस वाली सीपीसी ने किया, लेकिन ये भी सीपीसी कंप्लीट नहीं थी। इसमें भी 2 बार परिवर्तन किया गया, अमेंड किया गया, 1878 में और 1879। इसके बाद में एक सीपीसी और आती है, जिस सीपीसी का नाम है 1882 की सीपीसी, इसमें आती है। बस समझ में आई यहां तक। 1882 में एक सीपीसी आती है। कितनी सीपीसी हुई हमारे पास, पहली सीपीसी 1859 में, दूसरी सीपीसी 1877 में, और तीसरी सीपीसी आती है हमारी 1882 में। बट इट वाज नॉट कंप्लीट, या कंप्लीट कह सकते हैं। ठीक, ये भी कंप्लीट नहीं थी, इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, बट लेकिन वो हमारा विषय नहीं है, वो हिस्टोरिकल चीज है, हम उसको नहीं जानेंगे क्या कमियां थी। मोटी माटी चीज जानिए, ये कंप्लीट नहीं थी, इससे भी जरूरत महसूस हुई। फाइनली एक बार मैं इसको रिपीट करता हूं, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास सबसे पहली सीपीसी कौन सी थी, 1859 की सीपीसी, जो कि सीपीसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा पे लागू नहीं होती थी, जिसकी वजह से अंग्रेजों को यूनिफॉर्मिटी करने में दिक्कत हो रही थी। फिर अंग्रेज क्या किए, एक 1861 में एक हाई कोर्ट्स एक्ट लेकर आए, जिससे 3 नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। पहला कैलकाटा हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। ये तीनों हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के एबॉलिश कर दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट के एबॉलिशमेंट के साथ ही यूनिफॉर्मिटी आ गई कुछ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रहा नहीं, तीनों हाई कोर्ट थे, उन पर लागू होती थी। देन आफ्टर उसको और ज्यादा कंप्लीट करने के लिए और अच्छा उसमें रिफाइन करने के लिए एक सीपीसी लेकर आए, 1877 की सीपीसी 1877 की।
इस सीपीसी को वक्त के साथ थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़ी 1878 में और 1879 में, ये दोनों साल इसको अमेंड किया गया थोड़ा थोड़ा। ये फाइनली इससे भी काम नहीं चला तो अंग्रेजों ने इस सीपीसी को भी खत्म कर दिया 1882 की सीपीसी से। 1882 में सीपीसी लेकर आए और जब 1882 में जब सीपीसी आई तो ये भी कंप्लीट नहीं थी, ये भी इनकम्प्लीट थी, इससे भी काम नहीं चला। देन आफ्टर फाइनली अंग्रेजों ने, उस वक्त हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, सीपीसी 1908 में ये सीपीसी लेकर आए। बहुत दिन तक चली। कौन सी? 1882 वाली सीपीसी कम से कम बहुत लंबे टाइम तक चली। देन आफ्टर ये सीपीसी आई, बट इसमें क्या हुआ, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे। टाइम टू टाइम क्या होता रहे? अमेंडमेंट। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहे। अब कौन कौन से अमेंड आए? ये भी कंप्लीट, ये 3 अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 1976, 1999 एंड 2002, ये तीनों अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये तीनों अमेंडमेंट हम बारी बारी पढ़ेंगे, इन अमेंडमेंट से क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या इसमें चीजें हुई। ये मेरा लास्ट टॉपिक रहेगा अमेंडमेंट को, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने अभी तक आपको बताया कि हमारे पास इसकी हिस्ट्री क्या है, सीपीसी, इस सीपीसी तक हम कैसे पहुंचे। हमें सीपीसी तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? सबसे लेटेस्ट जो अमेंडमेंट है वो 2002 का है, ठीक है, 2002 का है। क्यों है 2002 का? क्योंकि इसके बाद कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। इससे पहले ये हुआ और इससे पहले ये हुआ है, इसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, ठीक है ना। जरूरत नहीं पड़ी तो अमेंड नहीं किया और आज भी बढ़िया से चल रही है सीपीसी। तो हमने ये सफर जो शुरू हुआ हमारा 1859 से शुरू हुआ और कहां तक आई? 1908 तक आई। तो 1859 की सीपीसी पहली बार एक कोशिश की गई थी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, किसमें? सिविल प्रोसीजर में। जो इंडियन सिविल प्रोसीजर है, इंडियन जो सिविल प्रोसीजर का जो सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ इंडियन सिविल प्रोसीजर, उस इंडियन सिस्टम को यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1859 में कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही क्योंकि वो वाली सीपीसी सुप्रीम कोर्ट में लागू नहीं होती थी। उसके बाद अंग्रेजों ने 1861 में 1861 में एक इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 पास करा, जिससे सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया, उसकी स्थापना खत्म हो गई। और उस सुप्रीम कोर्ट के खात्मे के बाद 3 प्रेसिडेंसीज नगरों में, जो प्रेसिडेंसीज कोलकाता, कलकत्ता, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास, इन तीनों जगहों पर अलग अलग हाई कोर्ट्स को स्टैब्लिश किया और उन हाई कोर्ट्स पर 1859 की क्या होती थी? सीपीसी लागू। 1861 के बाद में अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने और अच्छे से उसको मॉडिफाई करने की कोशिश की, तो एक सीपीसी और लेकर आए 1877 में। 1877 की सीपीसी बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाई, उसमें पहला ही अमेंडमेंट 1 साल के बाद आया, 1878 में आया, फिर दूसरा अमेंडमेंट आया 1879 में। दोनों अमेंडमेंट के साथ साथ इसने भी अपना दम तोड़ दिया, इसमें भी बहुत सारी कमियां थी। फिर एक तीसरी कोशिश की गई, उस तीसरी कोशिश का जो ईयर है 1882 है, 1882। 1882 में एक सीपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया, उसको लागू कराया गया, लेकिन वो भी कंप्लीट ना होने की वजह से बहुत लंबे टाइम तक चली। लेकिन वक्त की जैसी जैसी डिमांड आई, वक्त की जैसी जैसी जरूरतें हुई, फाइनली कहां जाकर? फाइनली सीपीसी 1908 में आकर, जो आज सीपीसी की बुक है हमारे पास, जो सीपीसी का बेरेट है, वो हमारे पास ये 1908 का है। अब ये वजूद में है, लेकिन इसमें भी 3 बार अच्छे खासे चेंज हुए, in 1976, in 1999 and finally 2022, sorry 2002। 1976, 1999 और 2002, ये 3 ऐसे मेजर अमेंडमेंट हुए जिसने काफी हद तक सीपीसी में चेंज किया। लेकिन डोंट वरी, आज भी सीपीसी यही चल रहा है, ये अप टू डेट है, ये अप टू डेट है सीपीसी। अभी इसमें कोई और बदलाव की जरूरत नहीं पड़ी है इंडियन गवर्नमेंट को। अब जैसे भी वक्त आएगा और जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है इसको पूरी किताब को चेंज कर दे, जैसे कि बीएनएस वगैरह चेंज किया गया, या फिर हो सकता है एक छोटा मोटा अमेंड करके काम चला दे, जैसा हो, वो भविष्य की बात है, उसको ना मुझे पता है ना आपको पता है। हमने फाइनली यहाँ तक पढ़ा। इसके बाद में मैं इन पे जो ये अमेंडमेंट्स जो हैं, ये तीनों अमेंडमेंट्स इन पे मैं चर्चा भी सबसे लास्ट में करता हूँ, क्योंकि बन भाई हमें पढ़ना है कि क्या क्या चीज किया, ठीक है। ये यहाँ तक आपने पढ़ा। अगला जो हमारा सवाल है, इसमें जो क्वेश्चन था वो था क्विक फैक्ट्स, ठीक है ना, क्विक फैक्ट्स। अबाउट सीपीसी लिख देता हूं, अबाउट सीपीसी।
कौन कौन से क्विक फैक्ट्स होंगे, देखिए पहला एनैक्टमेंट डेट, एनैक्टमेंट डेट ऑफ सीपीसी क्या होगी, एनैक्टमेंट डेट। दूसरा एक्ट नंबर ऑफ सीपीसी। तीसरा इन्फोर्समेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट ऑफ सीपीसी। टोटल पार्ट्स ऑफ सीपीसी, टोटल सेक्शंस ऑफ सीपीसी, और फाइनली स्केड्यूल्स और अपेंडिक्सेस। ठीक है, इतनी सारी चीजें। तो देखिए क्विक फैक्ट्स में क्या क्या हमें जानना। पहली चीज हमें जाननी है इसकी एनैक्टमेंट डेट। आपसे प्रीलिम्स के सवाल है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे कि भाई ये बताइए सीपीसी की एनैक्टमेंट डेट क्या है। तो इनेक्ट कब हुआ सीपीसी, देखिए 21 मार्च ऑफ 1908, 21 मार्च ऑफ 1908। एक्ट नंबर क्या है इसका, एक्ट नंबर इसका 05 ऑफ 1908। इसका मतलब समझते हैं आप लोग क्या है, इसका मतलब क्या होता है बताइए। खैर चलिए, नहीं हो पा रहा है, कोई मसला नहीं है। तो हमें जो बताना था वो ये बताना था इसका एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। इसका मतलब क्या होता है, 1908 में 1908 में क्या हुआ होगा, बहुत सारे एक्ट पास किए होंगे उस वक्त की पार्लियामेंट में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी, उससे बहुत सारे एक्ट पास किए होंगे, बिल्कुल किए होंगे। तो जो एक्ट का सीरियल नंबर होता था, यानी कि उन्होंने मान लीजिए बहुत सारे एक्ट पास किए, उसमें ये 5वें नंबर पर सीपीसी को पास किया होगा। एक्ट कौन सा था ये, 5वें नंबर। इससे पहले 4 एक्ट और पास कर दिए, 5वें नंबर पर इसको पास किया गया। इन्फोर्समेंट डेट क्या थी इसकी, 1 जनवरी 1909, अगले साल लागू हुआ था। कब हुआ था, अगले साल। ये कहां बताया गया है, ये सेक्शन 1 में बताया गया है, इसी सीपीसी सेक्शन। टोटल पार्ट्स ऑफ सीपीसी 12 पार्ट्स हैं टोटल। इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसमें कोई चैप्टर नहीं है, ये पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है ना। ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, इसमें 12 पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स में डिवाइड है ना कि चैप्टर। ये इसमें चैप्टराइजेशन नहीं किया गया, इसमें पार्ट्स, ठीक है। जैसे अमूमन हम देखते हैं और एक्ट्स में क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, इसमें चैप्टर्स नहीं है, इसमें पार्ट्स हैं। तो ये टोटल पार्ट्स कितने हैं, 12। इसके अलावा टोटल सेक्शंस कितने हैं, 1 to 158, ये टोटल सेक्शन है। शेड्यूल, एक शेड्यूल है फर्स्ट, और इस शेड्यूल में कितने ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स कितने कमाबेश 1 to 51, और इनमें क्या है, रूल्स है, इनमें रूल्स है, ठीक है, इनमें रूल्स है। ऑर्डर्स कितने हैं, 1 से लेके 51 तक, 51 तक। सेक्शन कितने हैं, 1 to 158 तक। पार्ट्स कितने हैं, 12। इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है, 1 जनवरी 1909, और इसके एक्ट नंबर क्या है, 5 ऑफ 1908, और इसका एनैक्टमेंट डेट है 21 मार्च ऑफ 1908। इसमें कुछ अपेंडिक्सेस हैं। अपेंडिक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पर समझिए, इन्हें बोलते हैं अपशिष्ट, बोलते हैं अपशिष्ट। इसका मतलब क्या होता है, आपने परफॉर्म में देखे होंगे, जैसे कि आप सीपीसी पुरानी वाली पढ़ें या फिर आप आज की बीएनएसएस पढ़ें, तो उसमें आपने शेड्यूल देखा होगा, सेकंड शेड्यूल, उसमें 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल 1 में क्या बताया गया, वो बेलेबल है, कौन सा अपराध नॉन बेलेबल है, कौन सा कॉग्निएबल है, कौन सा नॉन कॉग्निएबल है, कौन सा ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट है, कौन सा ट्राइबल बाई मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, और ये सब चीजें उसमें दी गई, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जो हम बता रहे हैं कि अपेंडिक्सिस ऐसी बहुत सेकंड शेड्यूल है। सेकंड शेड्यूल में क्या है कि समन का परफॉर्मा कैसा होगा, समन आखिर दिखता कैसा है,
वारंट कैसा दिखता है, जजमेंट कैसा दिखता है, ये सारे परफॉर्मे दिए गए सीआरपीसी पुरानी वाली और नई वाली बीएनएसएस में। लास्ट में 2 शेड्यूल है, वहां 2 शेड्यूल है या 1 शेड्यूल है, ठीक है। तो वहां पहली शेड्यूल में क्लासिफिकेशन है ऑफेंसेस का कि कौन सा कॉग्निबल होगा, कौन सा नॉन कॉग्निबल होगा, कौन सा वेलेबल होगा, कौन सा नॉन वेलेबल होगा, एटसेट्रा। वैसे ही वहां पर सेकंड शेड्यूल में बताया गया है परफॉर्मेंस के बारे में बताया गया, परफॉर्मेंस कैसे होंगे, समर का परफॉर्मा कैसा होगा, वारंट का परफॉर्मा कैसा होगा, जजमेंट का परफॉर्मा कैसा होगा, ये वगैरह वगैरह। ऐसे ही यहां पर भी अपेंडिक्सेस बताई गई है ए टू एच, ये ए से लेकर एच तक, इसमें भी परफॉर्मे बताएंगे, इसमें भी परफॉर्मेंस को बताएंगे कैसे परफॉर्मे होंगे कि भाई समन कैसा परफॉर्मे बनाया जाएगा, वारंट कैसा होगा, अटैचमेंट का परफॉर्मा क्या होगा, या गिरफ्तारी का परफॉर्मा क्या होगा, वॉट जो कुछ एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें टोटल ए से लेकर एच तक। ये सवाल मेरा ख्याल है बिहार जे 2022 में पूछा गया है, ये फिल्म्स में, कि कितने परफॉर्मेंस है, अपेंडिक्सेस कितनी है, ए से लेकर एच तक, ए से लेकर एच तक। मैंने आपको क्विक फैक्ट्स बताए इसके, क्विक फैक्ट्स लिखे हुए हैं सीपीसी के। इनैक्टमेंट डेट क्या होगी, 21 मार्च ऑफ 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। इन्फोर्समेंट डेट क्या होगी इसकी, 1 जनवरी ऑफ 1909। टोटल पार्ट्स कितने हैं इसमें, 12। टोटल सेक्शन कितने हैं इसमें, 1 to 158। एकदम से ये मत बोल देना कि 158, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे एक्ट्स में कुछ रिपीट कर दिए गए, कुछ नए जोड़ दिए गए, ऐसा है ना। तो अगर आप उसमें नया जोड़ दिया गया तो बढ़ गए होंगे, कुछ हटा दिया गया, तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कितने, गिनने नहीं बैठेंगे हम बताएंगे 1 से शुरू होता है 158 तक। अब कितने हैं ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते हम आपको, क्यों हमने गिने थोड़ी बैठे, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा सवाल कभी पूछेगा नहीं आपसे कि कितने सेक्शन है एग्जैक्ट, ऐसा कभी नहीं पूछना, इंटरव्यू में पूछता है ना, प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछा। बस इतना ध्यान रखिए सेक्शन 1 से शुरू होता है सेक्शन 158 तक, ये इतने एरिया में फैले हुए। टोटल सेक्शंस 1 से शुरू होते हैं 158 तक। शेड्यूल्स कितनी है, एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल में क्या है, ऑर्डर्स है, उस शेड्यूल में ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स मतलब चैप्टर, ऑर्डर्स मतलब क्या, चैप्टर। हम लेकिन सीपीसी में ऑर्डर लिखा है तो ऑर्डर ही कहेंगे हम, चैप्टर नहीं कहेंगे। ऑर्डर्स है, ये ऑर्डर कितने हैं, 1 से लेकर 51 तक, एक से शुरू, ऑर्डर 1 से शुरू होता है, ऑर्डर 51 तक जाता है। इन ऑर्डर्स के अंदर क्या है, रूल्स है, बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है ना। बात समझ में आई, इसमें पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स के अंदर रूल्स, ठीक है। लास्ट बात क्या है, इसमें अपेंडिक्सेस कितनी है, ए टू एच। ये अपेंडिक्सेस हैं क्या, इसमें कुछ नहीं बताएगा, इसमें बताएगा परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, परफॉर्मे है इसके अंदर, इस समन का परफॉर्मा कैसा होगा, लिखा क्या होगा उसके अंदर, हमें क्या पता, लिख दिया पार्लियामेंट ने, विधानमंडल ने, विधायिका ने लिख कर बता दिया कि देखिए भाई ये होगा इसमें। दैट क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये यहां तक आपको बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अगला जो हमारा हेडिंग हुआ नेचर ऑफ सीपीसी, नेचर ऑफ सीपीसी जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, यहां से आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स में आपको 1-2 सवाल मिलेगा यहाँ से, ठीक है। ये जो मैं टॉपिक लिखा रहा हूँ नेचर ऑफ सीपीसी, ये मेंस में भी आता है सवाल, कभी पूछ लेता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का की प्रकृति बताइए। शॉर्ट नोट लिखवा लेते हैं, कभी कभी लॉन्ग लिखवा लेते हैं, तो हम जानेंगे कैसी नेचर है इसकी। कभी कभी पूछ लेते हैं प्रोसीजरल है या नॉन सब्सटेंटिव है, तो आपको बताइए प्रोसीजरल है तो देखते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जॉस्टिव है, नॉन एग्जॉस्टिव है, जो मैंने बताया आपको वो भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहला सवाल ये है का, प्रोसीजरल या नहीं। यस प्रोसीजरल लॉ है। कैसे आपने बताया प्रोसीजरल लॉ है, बताया तो मैंने, क्या बताया मैंने, इसकी प्रियम्बल पढ़िए आप, क्या लिखा है प्रियम्बल में, वहां से भी जवाब मिल जाएगा। और इसकी प्रकृति देखनी है वो भी बताती है चीख चीख के हम प्रोसीजरल लॉ है। कैसे पता लगेगा देखिए बताता हूं, ठीक है। देखिए कैसे, जब आप वहां पढ़ेंगे सीपीसी के उसमें प्रियम्बल में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर, रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, सॉरी सिविल प्रोसीजर।
लॉ रिलेटिंग टू दी सिविल प्रोसीजर, तो देखो लिख तो दिया सिविल प्रोसीजर, तो हमें पता लग गया ना कैसा प्रोसीजर, कैसा कोड है, सिविल प्रोसीजर है। ये जो कानून है ये कैसा है, सिविल प्रोसीजर। ये तो आप कह रहे हैं ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि तमाम वो कानून लॉ रिलेटिंग टू दी सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड कानून है, तमाम वो कानून जो दीवानी प्रकृति के या दीवानी प्रक्रिया से संबंधित है, उन कानूनों का संकलन करना, अगर उसमें कोई वक्तन उसमें अमेंड करना या उसमें कोई परिवर्तन करना, संशोधन करना पड़े तो उसको संशोधन करने के लिए ये हम किताब लेकर आते हैं, ये लॉ लेकर आते हैं सीपीसी। बात समझ में आई? यानी कि वो तमाम कानून जो सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, उन कानूनों का इकट्ठा करना, एकत्रित करना, अगर उसमें कोई जरूरत है तो अमेंड कर देंगे। क्या करें? अमेंड करने के साथ साथ इकट्ठा करना, अगर जरूरत है तो। यहाँ स्टार बना लीजिए, अगर अमेंड करने की जरूरत है तो। अगर अमेंड की नहीं जरूरत है तो इकट्ठा करते हैं। तो बेसिकली हमें इस शब्द से पता लगा ये कैसा है, सब प्रोसीजर लॉ। इसका आंसर क्या होगा? इट्स अ प्रोसीजरल लॉ। अब आपसे कोई पूछे सीपीसी इज अ प्रोसीजर लॉ, यस सीपीसी प्रोसीजर। आपसे कोई पूछे कहां लिखा है, आप ऐसा तो आप बोल रहे हैं लिखा था, तो आप उन्हें बताइए ऐसा सीपीसी के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा सवाल ये आता है यहां पर, क्या आता है कि सीपीसी क्या एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है? तो आप उनसे कहिए, अगली स्लाइड पे आते हैं, सीपीसी एग्जॉस्टिव, यस और नो। ठीक, आप पूछिए क्या सीपीसी एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण। पूर्ण है या नहीं? देखिए सीपीसी, देखिए आप कहां देखिए, प्रियम्बल में देख लीजिए फिर से, क्या कह रहे हैं? द लॉ relating to the civil procedure, relating to the civil procedure follow to the civil court, जिसको कि सिविल कोड फॉलो करे। तो उससे क्या मालूम होता है? लॉ रिलेटिंग टू दी, ये तमाम वो कानून जो सिविल प्रोसीजर से संबंधित है वो उस किताब में रखे हुए हैं। हाँ, तो पूर्ण तो हो गई, कंप्लीट हो गई। नहीं नहीं, कुछ और थोड़ा सा बताइए। चलिए बता देते हैं, कुछ केस हैं। देखो यहाँ सबसे पहली चीज आप प्रियम्बल का हवाला दे सकते हैं, प्रियम्बल का, इसमें क्या लिखा है? लॉज रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। इससे भी मालूम होता है तमाम कानून किससे रिलेटेड? लॉज, तमाम कानून, इकट्ठे कानून रखे गए इसमें, इकट्ठे। ठीक है ना? तो इसलिए ये कंप्लीट है। लेकिन इसको हम और अच्छे समझते हैं, कुछ केसेस हैं। पहला केस लिखिए, पहला केस, इसको नोट डाउन करते चलिए, हो सकता है आपके एग्जाम में ही काम आ जाए। प्रेम लता नाहटा, प्रेम लता नाहटा वर्सेस चंडी प्रसाद सिकारिया, चंडी प्रसाद सिकारिया, ये केस है। इसका साइटेशन भी लिख लीजिए, साइटेशन है इसका 2007, AIR 2007, सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ऐसा क्या कहा गया? क्या कहा गया देखिए, इस केस में प्रेम लता नाहटा वर्सेस चंडी प्रसाद सकारिया के केस में क्या कहा गया? सिकारिया के केस में क्या कहा गया? 2007 सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर इनोमिनेटेड अंडर सीपीसी, इट इज एग्जॉस्टिव कोड। क्या कह रहे हैं? ऐसा प्रोसीजर जो कि सीपीसी में प्रावधानित है, उसके विषय में सीपीसी संपूर्ण है। जो लोग हिंदी के उनको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहे हैं?
ऐसा प्रोसीजर जो कि सीपीसी में प्रावधान है, इनोमिनेटेड है, सीपीसी के अंदर इनोमिनेटेड है, इसमें प्रोवाइडेड है, ऐसा प्रोसीजर, द प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी, प्रोसीजर प्रोवाइडेड अंडर सीपीसी, दिस कोड इज कंप्लीट और एग्जॉस्टिव within the relation of provided procedure of CPC. सीपीसी में प्रावधानित या प्रोवाइडेड या इनोमिनेटेड प्रोसीजर के संबंध में, प्रोसीजर के संबंध में ये कोड, ये सीपीसी संपूर्ण है, कंप्लीट है। कैसे? कोई भी प्रोसीजर, कोई भी XYZ प्रोसीजर अगर सीपीसी में मौजूद है, सीपीसी में लिखा गया है, उस लिखे गए प्रोसीजर के मामले में ये सीपीसी कंप्लीट होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, 2007 के सुप्रीम कोर्ट। और इसके अगर हम उल्टा देखें तो अगर कोई प्रोसीजर सीपीसी के बाहर है और वो नेचर वाइज कैसा है, सिविल नेचर का है, अगर कोई प्रोसीजर जो कि सीपीसी में मौजूद नहीं है, सीपीसी में नहीं लिखा गया है और वो किसी और किताब में लिखा गया है लेकिन वो है सिविल नेचर का, तो क्या कहा जाएगा उसे? तो इसे कहा जाएगा कि उस मामले में सीपीसी कंप्लीट नहीं है, उस मामले में सीपीसी कंप्लीट नहीं। बात समझ में आई? जैसे कि आपने मेंटेनेंस देखा होगा, मेंटेनेंस नेचर वाइज कैसा है बताइए? मेंटेनेंस कैसा है नेचर वाइज? आपका सिविल नेचर का है, लेकिन यहां नहीं है ना उसका प्रोसीजर, यहां नहीं है, तो उस मामले में सीपीसी कंप्लीट नहीं है। बात समझ में आई? मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया होती है वो सीपीसी में ना होकर कहां होती है? वो आपके बीएनएसएस में आज के या पुरानी सीआरपीसी अंडर सेक्शन 125, लेकिन नेचर वाइज वो सिविल होती है। ठीक है, ऐसी कोई प्रक्रिया जो इस सीपीसी में नहीं है, इस सीपीसी में जो प्रक्रिया मौजूद नहीं है, कोई प्रोसीजर मौजूद नहीं है, तो क्या होगा? उसके मामले में सीपीसी कंप्लीट या एग्जॉस्टिव नहीं होगा। ठीक, ये किस केस में कहा गया? प्रेमलता नाहटा वर्सेस चंडी प्रसाद सिकारिया 2007 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में ये बताया गया कि ये जो है आपका कोड कंप्लीट नहीं होगा जो अगर आउटसाइड द सीपीसी कोई प्रोसीजर दिया गया उस केस में, और अगर इनसाइड द सीपीसी कोई प्रोसीजर है, उस सीपीसी के अंदर मौजूद है, तो इस मामले में ये कोड क्या होगा? कंप्लीट होगा। पहला केस था। इसमें दूसरा केस देखेंगे, मनोहर लाल चोपड़ा, मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेस सेठ हीरालाल, सेठ हीरालाल 1962 सुप्रीम कोर्ट। इस पर क्या कहा? सेम वही बात, क्या कहा? सीपीसी इज एग्जॉस्टिव ऑन दोज मैटर्स स्पेसिफिकली डील्ड बाय इट। उन मामलों में जिनमें सीपीसी में प्रोसीजर मौजूद है, जैसे स्पेसिफिकली यानी वाजिब तौर पर क्लियरली अगर सीपीसी में कोई प्रोसीजर लिखा हुआ है, उन मामलों में सीपीसी एग्जॉस्टिव। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेंटेनेंस नेचर वाइज, मेंटेनेंस कैसा है? मेंटेनेंस नेचर वाइज एक सिविल नेचर का केस है, लेकिन क्या सीपीसी में ट्राई किया जाता है? आज के डेट में बीएनएसएस में होता है, या पुरानी बात करूं तो सीआरपीसी 125 में होता है। नेचर वाइज कैसा है मेंटेनेंस? सिविल नेचर का है, बट लेकिन इसका प्रोसीजर सीपीसी में नहीं दिया गया है, तो मेंटेनेंस के मामले में सीपीसी इज नॉट अ एग्जॉस्टिव कोड, क्योंकि सीपीसी के बाहर प्रोसीजर दिया गया है, तो बाहर के प्रोसीजर के मामले में सीपीसी कभी कंप्लीट कोड नहीं होगा। ये किस किस केस में कहा गया? इससे पहले प्रेमलता नाहटा में कहा गया, इसके बाद मनोहर लाल में भी कहा, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज की क्लास मैं समझता हूँ टाइम ज़्यादा हो रहा है, 1 घंटा हो गया, थोड़ी सी 2-3 चीज़ें और बची, इसमें हम बात करेंगे। बस इसमें अमेंडमेंट्स और रह गए जो मैंने बताई, 1976 का, 1999 का, 2002 का, ये अमेंडमेंट्स को हमें डिस्कस करना है। इसमें 1-2 केसेस और हैं, वो हम दिखा देंगे कल। तो अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो अगर हमसे जुड़ने के लिए एनएलसीसी क्लास के दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारे ऑफिस में विजिट करें, जिससे कि आप हमारी पेड क्लासेस को एंजॉय कर पाएँ और उनको अवेल कर पाएँ। और अगर हमारा सेशन अगर आपको पसंद आता है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई क्वेरी है आपको, और हमारे यहाँ पर तमाम मुख्तलिफ कोर्सेज चलाई जाते हैं एनएलसीसी क्लासेस पर, इसमें आपके एंट्रेंस एग्जाम्स ऑफ एएमयू, जीएमआई, जिसमें 1st to 12th की रेगुलर क्लासेस रहती हैं,
इसमें एंट्रेंसेस एग्जाम रहते हैं आपके फर्स्ट, 6, 9th एंड 11th। इसके साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम्स में हम बीए फॉरेन लैंग्वेज, BLLB और भी तमाम जैसे कि LLM हुआ और भी तमाम कोर्सेज का हम अपने यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस पे आकर विजिट कर सकते हैं। स्पेशली हमारे यहाँ पर जो हमारी टीम है, जो हम लॉ पढ़ाते हैं जो पेड क्लासेस में, तो हमारे जो फोकस है स्पेशली अपकमिंग वैकेंसी ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विसेज, अपकमिंग यूपी APO, जैसे कि आपने अभी खबर सुनी होगी, 2 दिन पहले की खबर थी। और जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की कुंभ में, और वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दी, जिसमें कि एक अपने CRPC में पुराना देखा होगा एक सेक्शन हुआ करता था पुराना CRPC में 25A पुरानी CRPC में, इसमें प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट की बात की गई है, अभियोजन निदेशालय। इसमें क्या होता था, अभियोजन निदेशालय जो होता था, जो आपका डायरेक्टरेट होता था प्रोसिक्यूशन, ये पहले स्टेट लेवल पे होता था। जैसे कि हमने देखा यूपी का था, लखनऊ में था, तो स्टेट लेवल पे होता था। लेकिन इस मीटिंग में ये चेंज कर दिया, इसको अब हटा भी दिया गया PNSS में। इसी के क्रम में ये एवरी डिस्ट्रिक्ट, ऑल्सो एवरी डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल स्टेट लेवल, देन आफ्टर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो अब हर जिले में जब ये बनेगा तो इसमें वर्कर्स चाहिए। इट मीन्स सीधा सीधा मामला है कि APO की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि हर स्टेट में अपने जिले लेवल पर भी ये यूपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में ये बनाने जा रहे हैं। इसके लिए बजट वगैरह सेंक्शन हो चुका है। आप कैबिनेट की मीटिंग के जो भी पॉइंट्स हैं उसको देख सकते हैं। तो स्पेशली हमारे यहाँ PCSJ, APO और जो हमारे अधिवक्ता भाई और बहन परेशान रहते हैं कि AIB क्लियर नहीं हो रहा है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पर NLCC क्लास से जुड़ेंगे तो आपको जुड़ने के साथ हर एक एग्जाम का सोल्यूशन मिलेगा। स्पेशली लॉ के फील्ड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो PCSJ हो, चाहे APO हो, चाहे वो AIB हो। हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे ऑफिस में विजिट करें। धन्यवाद।